हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में यानी कि 5वें अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी के राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत। तो पेपर 2 का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर, ठीक है। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 5 में यानी अध्याय संख्या 5 में आपको पढ़ना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोहों के बारे में। सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में समझेंगे, और उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन दोहों की व्याख्याओं को हम समझेंगे, जो कि खास करके जो है राष्ट्रीय काव्य से रिलेटेड दोहे हैं जो भारतेंदु जी ने लिखे हैं, उन्हीं दोहों को आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आपको बता दूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं ये युग प्रवर्तक भी हैं, युगांतकारी रचनाकार हैं। इन्हीं के नाम पर एक युग भी बना है जिसका नाम है भारतेंदु युग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आधुनिक युग की शुरुआत एक प्रकार से इन्हीं से होती है। इकाई संख्या 3 के बारे में चर्चा करेंगे, भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन जो राष्ट्रीय काव्य है उसके बारे में। तो चैप्टर नंबर 5 के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है। कवि परिचय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं और भारतीय नवोत्थान के प्रतीक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवोत्थानवाद मतलब एक प्रकार से भारत में एक नई विचारधारा, एक नए वाद आता है। खासकर भारतेंदु युग में आप देखते हैं कि आधुनिकता से हमारा परिचय होता है, हम अदर कंट्रीज़ या जो अलग अलग साहित्य हैं देश के उन साहित्य को जानते हैं, और उसके बाद में वहाँ पर गद्य का, चूँकि आप देखते पाश्चात्य साहित्य में जो है गद्य का विकास हमारे यहाँ से पहले होता है, और जब हमारे यहाँ पत्र पत्रिकाओं का संपादन होने लगा, प्रकाशन होने लगा, गद्य में लिखी जाने लगी। और बोली की अगर बात की है तो उस समय ब्रज भाषा में कविताएं हो रही थी, ब्रज भाषा में अधिकतर कविताएं हो रही थी। अवधी भाषा में भक्ति काल तक तो कविताएं बहुत हुई, लेकिन थोड़ा सा भक्ति काल के बाद में जब आप रीति काल में प्रवेश करते हैं तो रीति काल के अंतिम क्षणों में आप देखते हैं अवधि का उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं रहता जितना ब्रज का। यानी ब्रज भाषा अपने चरम स्तर पर थी उस समय रीति काल की अवस्था में, रीति काल के अंतिम अवस्था में भी। लेकिन जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं तो वो जो अपना गद्य लिखते हैं, चाहे नाटकों की बात करें या निबंधों की बात करें, जब वो लिखते हैं तो वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। किस बोली का भैया? खड़ी बोली का। यानी जब वो गद्य का प्रयोग करते हैं, गद्य लेखन का काम करते हैं, नाटकों को लिखते हैं, तो वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं भाई? वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो काव्य लिखते हैं तो ब्रज भाषा का असर वो छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्रज भाषा आपको जो है कविताओं में उनके दिखेगी और वो कविताएं आपके समक्ष रहेंगी। चूँकि आप देखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कई सारी हैं, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी देश को लेकर, जैसे कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै सब धन विदेश चली जात, यह अति ख्यारी, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। तो भारतेंदु जी ने देश की पराधीनता, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत कुरीतियों पर जोरदार प्रहार किया, और उन्होंने लंबी लेबी प्राण लेबी, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और अंधेर नगरी, इसके अलावा भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये तमाम प्रकार की रचनाओं को लिखा और इन सभी चीज़ों पर, खास करके धार्मिक कर्मकांडों पर, छुआछूत पर, कुरीतियों पर बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया। और आप देखिएगा कि भारतीय जनमानस में एक नवीन चेतना जागृत करने का काम जो करते हैं और पूरा प्रयास जो करते हैं वो भारतेंदु जी ही करते हैं। शुरुआत में उन्होंने विदेशी शासन, पाश्चात्य सभ्यता और सामाजिक अंधविश्वासों एवं विसंगतियों पर कटाक्षपूर्ण व्यंग्य किया है। उन्हें सुनकर हंसी भी आ जाती है। जैसे एक उदाहरण में वो कहते हैं कि मुँह जब लागए तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल कर मोह करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। ये अभी इसमें आपको आगे पढ़ना है, इसकी व्याख्या भी हम लोगों को देखनी है, ठीक है। उसमें जो अंग्रेज लोग हैं वो एक प्रकार से इस प्रकार से मीठा जहर, स्वीट पॉइजन देते हैं भारत वालों को, और भारत वाले सोचते कि हमारे लिए अच्छा कर रहा है ये, लेकिन वो गलत कर रहा है। अंदर अंदर कहते नहीं कि जो है मनमा राम बगल में छुरी, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब कि वो उसके मन में तो एकदम से वो चल रहा काला है, यानी अंग्रेज का जो तन है वो तो गोरा है, लेकिन उनके जो मन है वो काला है। यानी उनके मन में एक प्रकार से काला भरा हुआ है, लेकिन उनका तन जो है बहुत गोरा है। तो गोरे शकल पर नहीं जाना चाहिए, इस बात को जो है भारतेंदु जी समझाने का काम करेंगे। भारतेंदु जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, प्रेम मालिका हो गई, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, गीत गोविंद,
गोविंदानंद, तो कई सारी कविताएं इनकी रहती हैं, कई सारे नाटक लिखे, निबंध लिखे। आपको बता दूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र 18वीं 19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष जो हुआ था भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था, और इन्हीं के जो है प्रापौत्र हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, और उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे गोपाल चंद्र गिरधर दास के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आपको बता दूं, इनका जन्म जो हुआ था भारतेंदु जी का, ये 9 सितंबर को हुआ था 1850 ईस्वी में। अच्छा, जब इनका जन्म हुआ 1850 में भारतेंदु जी का, इसी दिन से अगर बात की जाए भारतेंदु जी का, चूँकि काशी के सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित समृद्ध परिवार में हुआ था, और सेठ अमीचंद अग्रवाल की वंश परंपरा में इनका जन्म होता है। उनका बड़ा नाम था, ठीक है, माता जी का नाम पार्वती देवी था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जब जन्म होता है, इसीलिए बहुत सारे विद्वान जो हैं गद्य काल यानी जो आधुनिक काल है भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही जन्म डेट से शुरू होता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है 1843 से शुरुआत मानते हैं, 1843 ईस्वी से भारतेंदु युग की, लेकिन आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। लेकिन अन्य विद्वान आप देखिएगा 1850 से मानते हैं। कुछ विद्वान 1857 इसीलिए स्वीकार करते हैं भारतेंदु युग आधुनिक युग की, क्योंकि 1857 में क्रांति होती है, और वो क्रांति एक प्रकार से जहाँ तक है राजनीतिक क्रांति होती है और सामाजिक क्रांति भी कह सकते हैं उसको, लेकिन उस क्रांति में साहित्यिक क्रांति भी आ जाती है। तो एक प्रकार से चूँकि जब समाज में कोई परिवर्तन होता है, समाज के किसी पहलू में कोई परिवर्तन होता है, तो साहित्य पर उसका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, और वही प्रभाव पड़ता है खास करके, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर भी पड़ता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्यों पर भी पड़ता है 1857 की क्रांति का प्रभाव। और यही कारण है कि वो अंग्रेज़ों की बुराई भी करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये राष्ट्रवादी कवि हैं। तो गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिताजी का नाम था, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे भारतेंदु जी। जन्म 9 सितंबर को होता है 1850 ईस्वी में। इनके ननिहाल में इनका जन्म होता है। जब ये 5 साल के थे तब इनकी माता जो थी उनका नाम था पार्वती देवी, उनका निधन हो जाता है, ठीक है। और जब ये 10 वर्ष के थे तो पिताजी का निधन हो जाता है, यानी कि जब ये 5 साल के थे तो माता जी ख़त्म हो जाती हैं, और जब ये 9 या 10 साल के थे तो इनके पिताजी का देहावसान हो जाता है, और इन्हें माता पिता का जो सुख है वो नहीं मिल पाया। और भक्ति संगीत में भारतेंदु जी की गहरी रुचि भी थी। 5 साल की उम्र में ही इन्होंने कविता करना भी शुरू कर दिया था। आपको बता दूं, इनकी जो है विमाता थी मोहन बीबी, उनका ज्ञान इन पर विशेष प्रेम ना होने के कारण से इनके पालन पोषण का भार जो है वो काली कदमा दाई थी उन पर चला गया, और तिलकधारी एक नौकर था। तिलकधारी नौकर और काली कदमा बाई, मतलब कि काली कदमा दाई ने इनका पालन पोषण किया, किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किंतु पिता की असामयिक मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध नहीं हो पाया, क्योंकि पिता और इनकी माता का देहांत हो जाता है, और इस कारण से ये एक प्रकार से उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते हैं। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लेते हैं, किंतु वहाँ भी मन इनका नहीं जमता है। ये चूँकि कुशाग्र बुद्धि के थे, तीव्र स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति थे, जो भी पढ़ते थे तुरंत इनको याद हो जाता था, और बहुत ही एक प्रकार से मानसिक प्रबलता, मानसिक बुद्धि जो इनकी थी, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन था इनका बड़ा ज़बरदस्त था, बुद्धि लब्धि इनकी ज़बरदस्त थी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इनके पास था। तो इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, स्मरण शक्ति इनके पास थी, जो पढ़ते थे याद होता था। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही खुद ही पढ़ करके हिंदी का अध्ययन किया, संस्कृत पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, और इसके अतिरिक्त बंगला में भी अच्छी जानकारी पढ़ी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू, इन सभी भाषाओं का एक प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, और स्वाध्याय से इन्होंने सारी चीज़ें करी। ये बात ध्यान रखिएगा। भारतेंदु जी ने, आप देखिएगा 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, और उनका विवाह काशी के एक रईस हैं लाला गुलाब राय, उनकी पुत्री थी मन्ना देवी, उन्हीं मन्ना देवी से इनका विवाह हो जाता है, और इनके 2 पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है। किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो जाता है। पुत्री का नाम विद्यावती था, सुशिक्षित थी, वो पढ़ी लिखी हो जाती है। भारतेंदु जी को ऋण लेने की आदत पड़ जाती है, चूँकि
जब समय पर पैसे नहीं मिलते तो ये ऋण लेना प्रारंभ कर देते, कर्जा लेना प्रारंभ कर देते हैं। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा एक प्रकार से अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के अनंतर पारिवारिक अथवा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रसित हो जाते हैं और 6 जनवरी डेट है 1885 ईस्वी में। ये मात्र 34 साल और 4 महीने की अवस्था तक ही जी पाते हैं और इनका देहांत हो जाता है। भारतेंदु जी इतने ही समय में आप देखते हैं बहुत सारे काम कर देते हैं। भारतेंदु जी नाटक भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं और बहुत सारी कविताएं भी लिखते हैं। भारतेंदु जी की बात की जाए तो इनको एक प्रकार से भारतेंदु की उपाधि जो है ये 1880 ईस्वी में मिली और ख़ास करके भारतेंदु की उपाधि इनको मिलती है। और ये खास करके ये उदार हृदय थे, प्रेमी व्यक्तित्व के धनी थे, कल्पनाशील व्यक्ति थे। और आपको बता दूं भारतेंदु जी ने 18 वर्ष की अवस्था में 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्र जो है निकाला था। 1870 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए थे ये और इस पद पर 1874 तक बने रहे और 6 वर्षों तक म्यूनिसिपल कमिश्नर भी ये रहते हैं। 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सामान्य लोगों की पढ़ाई के लिए चौखंभा स्कूल है वो खोला, जो अब तक उनकी कीर्ति पताका फहरा रहा है, अभी भी चल रहा है। और इसके अतिरिक्त लोगों के संस्कार परिष्कार तथा हिंदी की उन्नति के लिए हिंदी डिबेटिंग क्लब, समाज मतलब काव्य समाज, ये तमाम प्रकार की सभाएं भी इन्होंने संस्थापित करी। और हरिश्चंद्र मैगनीज 8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है। तो हरिश्चंद्र मैगनीज जो पत्रिका इसका संपादन भी इन्होंने किया। 8 अंक प्रकाशन के बाद में इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका पूछे या हरिश्चंद्र मैगनीज पूछे, दोनों एक प्रकार से एक ही हैं, बाद में बदल जाते हैं, ठीक है, दोनों एक ही पत्र हैं। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है 34 वर्ष 4 माह तक ही जीवित रहते हैं और ख़ास करके मान सकते हैं कि 34-35 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो जाता है। और भारतेंदु जी के निधन पर उनके निकटतम मित्र थे व्यास रमाशंकर शर्मा जी। उन्होंने चंद्रास्त नामक पुस्तक छपवा करके बंटवाई थी। व्यास जी भारतेंदु जी की टूटती सांस के चश्मदीद गवाह भी थे। तो उन्होंने चंद्रास्त नाम से एक प्रकार से कि चंद्र जो था हिंदी साहित्य का वो अस्त हो गया, एक पुस्तक जो है बंटवाई थी। तो इस प्रकार से भारतेंदु जी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इतने 34 साल की उम्र में एक प्रकार से हिंदी साहित्य में अमिट छाप छोड़ देते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही भारतेंदु जी पर एक साथ कृपा थी। इनकी मित्र मंडली में जहाँ इनके समय के सभी लेखक कवि और विद्वान थे, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा रईस और सेठ साहूकार भी थे। ये लड़कपन से ही परम उदार व्यक्ति थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध और अटूट प्रेम था। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि को राजसी, ठाट बाट, दान, परोपकार और इसके अलावा संस्थाओं को मुक्त हस्त से चंदा दिया। मतलब एकदम खुले मन से, कोई इफ बट नहीं होता था, कोई चंदा मांगने आता था पढ़ने पढ़ाने के लिए, किस्त किताबों के लिए, संस्थाओं के लिए, तो ये तुरंत जो है जितना सारा धन होता था दे दिया करते थे और कर्जा भी लिया करते थे। इस प्रकार भारतेंदु जी एक प्रकार से बहुत ही दयावान व्यक्ति भी थे, ठीक है। और आप देखते हैं कि इनकी साहित्यिक मंडली में, चूँकि इन्होंने एक प्रकार से भारतेंदु जी ने अपने समकालीन रचनाकारों का एक मंडल बनाया था और उस मंडल में कई सारे विद्वान थे। जैसे पंडित बद्रीनारायण मिश्रा जी हो गए, मतलब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हो गए, ठीक है। इसके अलावा पंडित बालकृष्ण भट्ट हो गए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और भी लोग हैं जैसे कि लाला श्रीनिवास दास और पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, श्री राधा कृष्ण दास जी, राधाचरण गोस्वामी जी, काशीनाथ खत्री जी, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी, पंडित सुधाकर द्विवेदी जी, ये सब भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के प्रवर्तक हैं, आप मान सकते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक हैं। और आधुनिक हिंदी काव्यधारा का प्रादुर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही होता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। इसमें श्रृंगार रचना करने में सिद्धहस्त थे ये। आप देखते हैं केवल प्रेम को लेकर के इनकी कई सारी रचनाएं आती। 7 संग्रह प्रेम को लेकर के इनके काव्य में प्रकाशित होते। कौन कौन से? पहला है प्रेम फुलवारी, ये काव्य संग्रह है। इसके अलावा प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर, ये सब एक प्रकार से इनके क्या हैं, इनके काव्य संग्रह जो कि मात्र प्रेम से ही रिलेटेड है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं
कि भारतेंदु ने साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया और उसे वे जनता के साहचर्य में ले गए। वे वर्तमान हिंदी के प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित एवं परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया है। तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चलती आ रही है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा, भारतेंदु जी का कभी यह मानने को तैयार नहीं था कि ब्रज भाषा के अतिरिक्त भी किसी और भाषा में कविता हो सके, और इस दृष्टि से उनकी काव्य प्रतिभा प्राचीन परंपरा में आकंठमग्न थी। मतलब जो प्राचीन परंपरा रीतिकाल से होती आ रही थी, उस रीतिकाल की परंपरा को कविता के माध्यम से नहीं हटाते हैं। भाषा वही रहती है, रीति का भी प्रयोग करते हैं और श्रृंगार वर्णन भी करते हैं, अलंकारों का भी प्रयोग भी करते हैं। तो खड़ी बोली में उन्होंने ज़रूर एक प्रकार से कुछ रचनाएं लिखी, जैसे कि दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये रचनाएं हैं। लेकिन भारतेंदु जी ने रचनाओं के अध्ययन से एक बात ज़रूर हमको पता चलती है कि उन्होंने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता अनुसार संस्कृत में भी बातें लिखी, उर्दू में भी लिखा, अंग्रेजी, सभी भाषाओं के शब्दों को चुना और अपनी भाषा को सरल और बोलचाल की भाषा में ही रखा। निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि भारतेंदु नाम था राष्ट्र की सुप्त चेतना में नवीन स्पंदन का। भारतेंदु नाम था सोए हुए लोगों को जगाने का। भारतेंदु नाम था इस देश के नवजागरण का। भारतेंदु कोई नाम नहीं है, एक सिस्टम मान सकते हैं भारतेंदु को। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य बदल कर रख दिया इस बंदे ने। अब देखिए, कहेंगे सबही नयन नीर भरी भारी पाछे, प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। स्वयं भविष्यवाणी करते हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु जी अजर अमर रहेंगे और कहते हैं कि कहेंगे सबही नयन नीर भरी भर पाछे, कि बाद में सभी लोग ये कहेंगे कि प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करी और यह समस्या पूर्ति का युग था, जिसके अभ्यास में इन्हें आंसू कवि बना दिया था। हरिश्चंद्र जी को यात्राओं का भी बड़ा शौक़ था। आपको बता दूं कि ये जो समस्या पूर्ति है, समस्या पूर्ति मतलब कि शुरुआत की एक लाइन में समस्या होती है कविताओं के और दूसरी लाइन में उस कविता मतलब उस समस्या का निवारण होता है। इस प्रकार की जो है परंपरा को बोलते हैं समस्या पूर्ति का युग। ठीक है। देश के सुप्रसिद्ध विद्वज्जनों ने ही भारतेंदु जी की मतलब भारतेंदु की उपाधि इनको दी थी और भारतेंदु वास्तव में भारतेंदु ही थे। इनकी कीर्ति कौमुदी इनके जीवन काल में ही चतुर्दिक फैल चुकी थी। इन्होंने हिंदी को तत्कालीन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। स्वयं लिख करके तथा अपने मित्रों और आश्रितों से अनुरोध पूर्वक लिखवा करके हिंदी साहित्य का भंडारा एक प्रकार से भरा, जो भंडार रिक्त था उसको भरने का काम किया। इन्होंने अनेक नाटक लिखे जिनका सफल अभिनय भी लोग एक समय मंचन कर रहे थे। यानी मंचन की दृष्टि से इनके आप देखते हैं अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। अंधेर नगरी जो नाटक है बड़ा ज़बरदस्त नाटक है, पढ़िएगा, बहुत ही फेमस नाटक है, मैंने उसको पढ़ाया भी है। भारतेंदु जी का जिस समय आविर्भाव हुआ था उस समय देश मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त था, पतित था और नवीन ऐतिहासिक कारणों से विशेषता नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नवयुग की अवधारणा हुई और लेखकों में विचार स्वातंत्र का जन्म होता है। ये नवयुग के अग्रदूत माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु जी। इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत भी हैं। भारतवासियों की परस्पर फूट वैमनस्य और आभारियता इन्हें बहुत खटकती थी और इस प्रकार से भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी व नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांग पूर्ण बनाने का काम किया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी का प्रचार प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए सदा के लिए अस्थायी स्थान बना लिया। पंत जी कहते हैं, पंत जी के शब्दों में, पंत जी यानी सुमित्रानंद पंत जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में कहते हैं कि भारतेंदु कर गए भारती की बीड़ा निर्माण, किया अमर स्पर्शों से जिसका बहुविध स्वर संधान। ये हैं भारतेंदु। आपको बताऊं भारतेंदु के बारे में खास करके भारतेंदु समग्र के प्रकाशक का मंतव्य है कि आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु का रचना संसार जितना विराट है उतना ही क्रांतिकारी और बहुआयामी है। उनकी प्रतिभा ने साहित्य की किसी विधा को अछूता नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी संक्षिप्त जीवन में वह सब कुछ कर डाला जिसको करने की सामर्थ्य व्यक्ति क्या किसी संस्थाओं में भी सामान्यता दिखाई नहीं पड़ती है। यानी भारतेंदु जी का नाम अगर हिंदी साहित्य से 2 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो हिंदी साहित्य
एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा खाली जरूर लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य में भारतेंदु का वही स्थान है जो तुलसीदास का स्थान है या सूरदास का स्थान है, कबीरदास का, जायसी का स्थान है भक्ति काल की दृष्टि से। जो स्थान है रीतिकाल में भूषण का, जो स्थान है रीतिकाल में खास करके केशवदास का, घनानंद का, बिहारी का, वही स्थान है भारतेंदु का, खास करके भारतेंदु युग में, आधुनिक काल में। सच बात तो यह है कि ये प्रेमी जीव थे, संवेदनशील थे, पर दुख कातर थे, मतलब दूसरे के दुखों को एक प्रकार से काटने वाले थे, कोमल हृदय वाले थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण से जीवन भर आर्थिक कष्ट इनको सहना पड़ता है। चंदा वंदा दे देते थे, जो कुछ होता था कमाते वमाते थे, सब दान में चला जाता था, तो बचता कुछ नहीं था, फिर कर्जा लेते थे। तो इस प्रकार से कर्ज का बोझ भी इन पर चलता चला गया। लोग इन्हें अजात शत्रु भी कहा करते थे और इनका साहित्य अनुराग देश विदेश में प्रसिद्ध भी था। देसी ही नहीं, विदेशी लोग भी इनको पढ़ा करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है, नहीं भारतेंदु जी की नहीं, भारतेंदु जी उस समय लिख रहे थे जब एक प्रकार से आप देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद ये लिख रहे थे, और एक प्रकार से जब भारत क्रांति में हार जाता है और उसके बाद में भारत की जो स्थिति होती है वो एकदम से डगमगा जाती है, और ऐसे स्थिति में भारत को संभालने का काम जो करते हैं वो भारतेंदु जी ही करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतेंदु जी ने जो काम किया वो आज ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और साहित्य के क्षेत्र में रह करके उन्होंने इतिहास को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से उन्होंने अच्छा काम इसलिए किया चूँकि भारतीयों के जो अतीत का गौरव है उसका गान करके भारतीयों के जो वर्तमान है उसको एक प्रकार से उन्होंने सबल किया। ठीक है, तो ये है भारतेंदु जी। अब भारतेंदु जी के दोहों की बात कर लेते हैं, उनकी व्याख्या। देखिए भारतेंदु जी के दोहे यहाँ पर आ चुके हैं, हम व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियो मिलती है। भारतेंदु जी के दोहे देखें। उन्नत चित्त है आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावे। अब जिस समय भारतेंदु जी लिख रहे हैं उस समय आप देखते हैं समाज छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ है। समाज में जातिवाद, समाज में धर्मवाद, समाज में छुआछूत, समाज में बाह्याडंबर, समाज में नाना अपने अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा, समाज में ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ विद्यमान हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में जो कवि होगा वो क्या लिखेगा? इन्हीं सब के खिलाफ लिखेगा, बिल्कुल लिखेगा, क्योंकि इन्हीं सभी के कारण से अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, और ख़ास करके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उनके नीतियों को, चूँकि भारतीय जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, भारतीय जनता लोग समझ नहीं पा रहे थे, भारत के लोग जान नहीं पा रहे थे कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं। जब लोग ये चीज़ जान नहीं पा रहे थे तो उस समय कवि लोग ही अपनी भूमिका निभाते थे, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता था, और ऐसे में दर्पण दिखाना बहुत ज़रूरी था। समाज साहित्य भी समाज को दर्पण दिखाता है, और दर्पण एक प्रकार से समाज भी साहित्य को दर्पण दिखाता है। समाज जहाँ साहित्य एकदम से जो है पिछड़ने लगता है वहाँ पर समाज उसको नई राह दिखाता है, और जहाँ पर समाज पीछे होने लगता है वहाँ पर साहित्य उसको संभालता है। तो कहीं ना कहीं पे समाज और साहित्य का ये तालमेल बना जब तक रहेगा जब तक कवि सजग रहेंगे। अगर कवि और लेखक ही सजग नहीं हैं, वो एक तरफा बात करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर भारतेंदु जी इन्हीं सभी के खिलाफ बातें करेंगे। भारतेंदु जी कहते हैं कि उन्नत चित्त है आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावे, कपट नेह तज सहज सत्य व्यवहार चलावे, जब न संसर्ग जात दोष गण इन सो छूटें, सबय सुपथ पथ चले नितही सुख संपत्ति लूटे, तजी विविध देव गति कर्म मति, एक भक्ति पथ सबय कहें सब गहें, ये भोगवती समगुप्त हरि प्रेम धार नितही बात। अब यहाँ पर देखिए उन्नत चित्त हैं। अब यहाँ पर आपको मान लेते हैं लिखना संदर्भ, तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। ठीक है, इतना हो गया। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि यह दोहा शुभकामना के लिए, शुभकामना में लिखा गया है, और ख़ास करके भारतेंदु जिसमें कहते हैं भारतीयों को जगाने का काम यहाँ पर भारतेंदु जी करते हैं। कहते हैं उन्नत चित्त हैं आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावे। कहते हैं कि भारतेंदु जी कि सभी भारतवासी का चित्त उन्नत हो, और जब उनका चित्त यानी जो मन होगा वो उन्नत मतलब अच्छा होगा, तो आर्य लोग, आर्य मतलब जो भारतीय लोग हैं वो क्या होंगे? परस्पर प्रीत बढ़ावें। जब उनका चित्त उन्नत होगा तो वो मतलब उन्नत चित्त जो होगा वो आपसी प्रेम को बढ़ावा देगा, सौहार्द को बढ़ावा देगा। प्रेम जब बढ़ेगा तो क्या होगा? कपट नेह तज सहज
सत्य व्यवहार चलावे। कहते हैं कि हृदय से कपट को त्याग देना चाहिए। कपट नेह तजी, कपट नेह तजी, कपट को आपको तज देना चाहिए अपने नेह यानी हृदय से। अपने मतलब हृदय में जो कपट है, छल है, दंभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, पाखंड है, इसको हटा दें, इसको दूर कर दें। और सभी के साथ क्या करें? सहज सत्य व्यवहार चलावे। सहज व्यवहार, सभी को समान व्यवहार, सबसे समान व्यवहार करें, छुआछूत का अंत किया जाए, ये बात करते हैं। जब न संसर्ग जात दोष गण इनसो छूटें। ये कहते हैं कि जब तक, भारतेंदु जी कहते हैं कि जब तक संसर्ग जात दोष, जात दोष मतलब समाज में जो जात और धर्म को लेकर के जो तमाम प्रकार की विषमता है, जो संसर्ग है, वो सब एक प्रकार से जब तक नहीं खत्म होंगे, जब तक विषमता नहीं खत्म होगी समाज की, चाहे वो जाति को लेकर के हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, या किसी क्षेत्र को लेकर के हो, क्षेत्रवाद की बात हो, संप्रदायवाद की बात हो, जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको ख़त्म करना चाहिए। सबय सुपथ चले नितहि सुख संपत्ति लूटे। आगे कहते हैं कि सभी लोग सत्य के पथ पर चलेंगे। सबय सुपथ पथ चलें, सुपथ माने सुंदर पथ पर, सबय मतलब सभी लोग, पथ माने रास्ते पर चलें, नितहि तभी सुख संपत्ति लूटें। अगर आप ऐसा करेंगे, सभी सत्य के पथ पर चलेंगे, सभी जात धर्म को बराबर देखेंगे, सभी विषमता को दूर करेंगे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हृदय से कपट को त्याग कर सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, अपना चित्त उन्नत रखेंगे, आपसी प्रेम को बढ़ावा देंगे, सौहार्द में वृद्धि करेंगे, हृदय से कपट छल दंभ द्वेष को खत्म करेंगे, तभी आर्यजन जो होंगे वो सुखी हो पाएंगे, संपन्नशील हो पाएंगे, तभी वो संपत्ति लूट पाए, मतलब संपत्ति को लूटने से भी रोक पाएंगे अंग्रेजों से, और तमाम प्रकार के सुख और संपत्ति के स्वामी बन पाएंगे। ऐसा भारतेंदु जी यहाँ पर कहने का काम कर रहे हैं। आगे देखिए व्याख्या है। तज विविध देव गति करम मति एक भक्ति पथ सब गहाय हिये भोगवती सम गुप्त हरि प्रेम धार नितहि बहाय। भारतेंदु जी कहते हैं कि ईश्वर की आराधना, तज विविध देव गति करम मति एक भक्ति पथ सब गहाय। कहते हैं कि ईश्वर की आराधना करने के तमाम प्रकार के कर्म हैं, तमाम प्रकार के नियम बताए गए हैं, और उन्हीं नियम को एक प्रकार से जो आपके नियम है उस पर आप चलें, जो फलाने के नियम है उस पर फलाने चल ही रहा है। तो किसी कि दूसरे के नियम को आप अच्छा बुरा नहीं कह सकते। जैसे आजकल एक मजाक सा बन गया है कि सनातन धर्म के बारे में कुछ भी बोल दो, जो मन में आए वो बोल दो, तो ये गलत बात है। या किसी मुसलमान धर्म के प्रति आप गलत बोल दें, ईसाइयों के बारे में, सिख के बारे में, बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में, आप किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले होते कौन हैं? सबसे पहली बात तो ये, क्या धर्म का ठेका आपने ले रखा है? क्या धर्म आपसे चलता है? या आपके बिना धर्म नहीं रहेगा? क्या आपके बोलने से धर्म नष्ट हो जाएगा? क्या धर्म बीमारी है? वही पाश्चात्य बात करते हैं कि धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म जनता के लिए अफीम नहीं है, धर्म जनता के लिए एक प्रकार से एक अमृत का काम करता है। वो मजूमदार, मदान और ये छोड़ दीजिए, कार्ल मार्क्स को हटा दीजिए उनको दिमाग से। शुद्ध चीज़ों को जो जान पाएँ उनको पढ़ें, अच्छे तरीके से जानकारी ग्रहण करें। किसी भी धर्म और किसी भी जाति और इन सभी के बारे में किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। सभी सबसे अच्छी बात है कि आप जो है अपना कर्म करें, अपने धर्म को जो भी आप में बताया गया उसका पालन करें। और कोई भी धर्म वैमनस्यता नहीं सिखाता, कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। सिखाते हैं राजनीतिक लोग जो कि अपनी रोटियां सेकते हैं, वो उकसाते हैं आपको, वोट चुकी उनको लेना है, और जब कोई मुद्दे नहीं बचते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तटस्थ रह करके चीज़ें करनी होगी, समझना होगा कि रणनीति क्या चल रही है, क्योंकि आपके हाथों में भविष्य है आपके देश का। और आप, हालांकि इस पर बोलना उचित नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। तो तज विविध देव गति कर्म मति एक भक्ति पथ सब का है। जरूरी नहीं है कि जो मैं मान रहा हूँ वो आप माने, या जो आप मान रहे हैं वो मैं मानूं। हमारे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से भारतेंदु जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है तो उसको मुस्लिम धर्म मानने में कोई बुराई नहीं। कोई हिंदू है तो अपने विचारों को फॉलो कर रहा है, कोई सिख है अपने विचारों को फॉलो कर रहा है। तो इसमें
आपको जो जो मार्ग जिसके बताए गए, क्योंकि कई प्रकार के मार्ग हैं, कई प्रकार के नियम हैं, कई प्रकार के कर्म बताए गए, तो जो जो जिसमें बताया गया वो करे, अपने अपने धर्मों को मानते हुए भक्ति के मार्ग पर चलें। हिये भोगवती समगुप्त हरि प्रेम धार नितहि बहै। भारतेंदु जी कहते हैं कि सभी के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की धारा जो है, हरि प्रेम की धार नितहि बहै, नितहि माने हमेशा बहती रहे। गुप्त हरि प्रेम की एक प्रकार से क्या है, हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की जो धारा है वो हमेशा बहती रहे, और ऐसी कामना भारतेंदु जी करते हैं। भारतेंदु जी भारतीयों को शुभ कामना देते हुए ये पंक्तियां समर्पित करते हैं। समझ में आ गई होंगी चीज़ें निश्चित तौर पर। क्या है इसमें, भारतेंदु जी कहते हैं कि चित्त उन्नत होगा तो परस्पर प्रीति बढ़ेगी, आर्य जन्म में एक प्रकार से जो है क्या होगा, प्रीति बढ़ेगी, कपट को तज देना चाहिए, और एक प्रकार सभी के साथ सहज व्यवहार, समान व्यवहार करना चाहिए, और जो है सारे दोष जाति धर्म के इन सभी को मिटा देने चाहिए, छुआछूत आडंबर सभी को ख़त्म कर देना चाहिए। सब सुपथ पर जब चलेंगे, सभी लोग अच्छे पथ पर चलेंगे, तभी सुख संपत्ति वो लूट पाएंगे। तमाम प्रकार के नियम कायदे बताए गए भगवान को मानने के लिए, उनको आप फॉलो करें, उनको माने, तभी क्या होगा, आप एक प्रकार से आगे बढ़ेंगे और ईश्वर के प्रति प्रेम की धारा हमेशा बहती रहेगी, और ऐसी कामना भारतेंदु जी करते। तो ये व्याख्या हो गई इसकी। दूसरा पद्य आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करो भाषा महि प्रचार। यहाँ पर भारतेंदु जी कवि ने क्या किया, भारतेंदु जी ने क्या किया, मातृभाषा के विषय में बताया है। कहा कि विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करो भाषा महि प्रचार, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटन नहीं को सूल। मतलब विविध कला शिक्षा अमित, चूँकि कलाएँ बहुत हैं, शिक्षा बहुत है, मिटने वाली है, असीमित है शिक्षा, शिक्षा का कभी अंत नहीं है। तो कभी कहता है कि विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का जो ज्ञान है वो सभी देशों से आपको ग्रहण करना चाहिए। जो अच्छी अच्छी बातें उसको ज़रूर ग्रहण करें, लेकिन सारी बातों को ग्रहण करना ये नहीं सिखाते भारतेंदु जी। वो कहते हैं जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप ज़रूर ग्रहण करें। आप ग्रहण करें क्या, आप ग्रहण करें विविध कलाओं को, आप ग्रहण करें जो अमिट शिक्षा है, असीमित शिक्षा जो है उसको ग्रहण करें। आप तमाम प्रकार के ज्ञान को अर्जित करें अलग अलग देशों से, सब देशन से लय करो, सारे देशों से अच्छी अच्छी चीज़ों को ले करके फिर क्या करें, सब उन्नत क्या करें, भाषामय प्रचार। लेकिन यहाँ पर भाषामय प्रचार की बात करें, यानी कि भाषामय अपनी भाषा में उसका प्रचार प्रसार करें। यानी ज्ञान आप समझ लिए विदेशी का, अंग्रेजी में जाकर के आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान पढ़ लिया, लेकिन अब अंग्रेजी का ज्ञान आप अंग्रेजी में आकर के भारत में देंगे तो आप प्रासंगिक नहीं होंगे, आपको कोई नहीं पढ़ेगा, आपको पढ़ने वाले की संख्या कम होगी। लेकिन अगर वही ज्ञान आकर के भारतीय भाषाओं में अगर आप देंगे तो लोग आपकी चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, फॉलो करेंगे। तो भारतेंदु जी ये ज़रूर कहते हैं, कि स्वीकार करते हैं कि भाई जो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ों अलग अलग जगहों पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमको ग्रहण करके अपनी भाषा में उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। पहले दोहा। अगला दोहा जो है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। चूँकि भारतेंदु जी कहते हैं ऐसा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अपनी मातृभाषा जो होती है वो एक प्रकार निज भाषा उन्नति है, वो अपनी उन्नति करती है। क्योंकि निज भाषा या अपनी भाषा जो होती है उसी से आपकी उन्नति संभव है, उसी से आपके समाज की उन्नति संभव है। सब उन्नति को मूल, और सभी उन्नतियों की जड़ है एक प्रकार, सभी उन्नतियों का मूल आधार है क्या, निज भाषा। आपकी मातृभाषा जो है वो सभी उन्नतियों का आधार है। सॉरी, बिन निज भाषा ज्ञान के। और भारतेंदु जी आगे कहते हैं कि बिना निज भाषा यानी मातृभाषा के, आपकी जो मदर टंग है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, बिना उसके ज्ञान के मिटत न ही को सूल। आप के जो एक प्रकार से हृदय की जो पीड़ा है वो मिट नहीं सकती, उस आपके हृदय की पीड़ा का निवारण नहीं हो सकता है। आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे जब तक आप अपनी भाषा में चीज़ों को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो अपनी भाषा ज़रूर ध्यान में रखिए। भारतेंदु जी यहाँ पर अपनी भाषा को जहन में बैठाने का प्रयास करवाते हैं लोगों से, यानी अपनी भाषा को मत भूलिए। भले ही आप विदेशों में पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी भाषा में आकर के ही ज्ञान बताएं लोगों को, विदेशी भाषाओं का प्रचार ना करें। अगली बात यहाँ पर तीसरे दोहे में भारतेंदु जी कहते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों के शोषण नीति को भारतेंदु ने व्यंग्योक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है।
यहाँ पर एक करारा व्यंग किया गया अंग्रेज़ों पर, और अंग्रेज लोग किस प्रकार से भारतवासियों को लूटते हैं और भारतवासियों को भनक भी नहीं लगती है, इस बात को भारतेंदु जी बड़े ही सरल शब्दों में समझाने का काम करते हैं। और क्या कहते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसें और हंसी हंसी के तन मन धन मूसें, जाहिर बातन मैं अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये एक व्यंग है अंग्रेज़ों पर। यहाँ पर अंग्रेज़ों की जो एक प्रकार से जो चापलूसी है, जो चुप्पापन है अंग्रेज़ों का, उसको दिखाने का काम यहाँ पर किया भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी कहते हैं अंग्रेज़ों पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज़ लोग पहले की तरह अब लड़ाई झगड़े करके भारत के लोगों का शोषण नहीं करते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंस के तन मन धन मूसें। वो कहते हैं अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं अंग्रेज लोग, क्या करते हैं मीठे मीठे बोल करके हंसी हंस करके बातचीत कर करके, और वो क्या करते हैं भारतीयों का लगातार शोषण करते हैं। जाहिर बातन मैं अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। कभी कहता है कि ये अंग्रेज सज्जन नहीं हैं, हे सखी ये अंग्रेज लोग ऐसे ही होते हैं, तन के गोरे हैं और मन के काले हैं। ये बातों बातों में आपको फंसा करके और आपको लूट रहे हैं, स्वीट पॉइज़न देने का काम कर रहे हैं, मीठा जहर देते हैं ये लोग। ये ऐसे हैं, दिखने में बड़े गोरे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हे सखी ये दिखते अच्छे हैं लेकिन इनका कर्म अच्छे नहीं हैं। ये लूटने का काम करते हैं भारतीयों को, ये चापलूसी करते हैं, ये छल कपट दंभ करते हैं, और इस प्रकार चीज़ों को कर करके वो भारतीयों को लूट रहे हैं दिन प्रतिदिन, और हम भारतीय उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से करारा व्यंग किया है इन्होंने अंग्रेज़ों पर। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे इसी के आगे की पंक्तियां हैं कि सब गुरजन को बुरो बतावे अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। कभी यहाँ पर कहते हैं कि सभी लोग अपने गुरुओं को बुरा बताते हैं। कौन सभी लोग? अंग्रेज लोग जो हैं वो अपने गुरुओं को बुरा बताते हैं। मतलब कि अंग्रेज लोग जो हैं भारतीयों को खुश करने के लिए, हमको खुश करने के लिए, जो अंग्रेज़ों को गुरु हैं उनको बुरा बताते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमको उन पर विश्वास होता है कि वो अपने गुरु को भी बुरा बताते हैं, और इस प्रकार से वो हमारे लिए कुछ बातें कर रहे हैं, हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपने गुरुओं को बुरा बताते हैं, अपने धर्म को बुरा बताते हैं। लेकिन वो एक प्रकार से ऐसा कर करके हमारा और आपका दिल जीत रहे हैं, हमारा और आपका विश्वास जीत रहे हैं, लेकिन अपनी खिचड़ी अलग पकावें। लेकिन उनके मन ही मन में क्या चल रहा है, एक अलग खिचड़ी पक रही है। वो अपने अंदर ही अंदर, अपने मन के अंदर अंदर हमारे खिलाफ साजिश करते हैं अंग्रेज लोग। और बाहर बाहर वो मीठा बोलते, भीतर तब तो न झूठी तेजी क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। वो बाहर बाहर तो मीठा बोलते हैं लेकिन उनके मन में हमारे प्रति घृणा भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, कपट है। वह तो केवल दिखावा करते हैं अंग्रेज लोग। इसीलिए भारतेंदु जी कहते हैं कि हे सखी ये अंग्रेज लोग ऐसे ही होते हैं, इनका शरीर जरूर गोरा है लेकिन इनके मन काले हैं, इनके तन गोरे हैं और मन काले हैं। कभी कहता है कि ये अंग्रेज़ सज्जन नहीं हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता पर करारा व्यंग किया गया। आप विशेष में लिख सकते हैं अंग्रेजी सत्ता का, अंग्रेज़ों की सत्ता पर करारा व्यंग किया गया है। ब्रज भाषा का ज़बरदस्त प्रयोग है, सहज प्रयोग है, और भाषा सरस और सहज है। आपको बता दूं, और एक प्रकार से व्यंग शैली में ये दोहे लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये व्याख्याएं, मतलब ये विशेष में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्याख्या समाप्त हुई। इससे पहले हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी चर्चा किया था, ये 5वां चैप्टर आपका हो गया। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से इतने ही दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा भारतेंदु जी के बारे में, उनके जीवन वृत्त के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, और उनकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उनकी व्याख्या मैंने कर दी। और इसके बाद में जो 6ठा चैप्टर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के कवि परिचय के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में उनकी रचनाओं के बारे में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद में उनकी रचना है एक करमवीर, उसके बारे में चर्चा करें। करमवीर जो है रचना बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी रचना है, तो उसको हम लोग जो है चर्चा करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद में एक रचना इनकी और है हरिओद जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की जन्मभूमि। तो हो सकता है 2
2 वीडियो आए, नहीं तो एक ही वीडियो में मैं समाप्त करने का काम करूँगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में अगले जो चैप्टर में आएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय के बाद में वो कौन आएंगे भाई, वो मैथिली शरण गुप्ता जी आएंगे। और इस प्रकार से ये इकाई नंबर यहाँ पर आपका समाप्त होगा। फिर हम इकाई नंबर बात करेंगे चौथी इकाई, और उसमें छायावाद युगीन का राष्ट्रीय काव्य पर चर्चा करेंगे, इसमें जयशंकर प्रसाद वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।